कुसुमलता अपने बेटे हिमांशु के साथ रहा करती थी। हिमांशु एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा था। एक शाम अरे यार, तू भी ना कहा था कि 9 बजे तक यहाँ पहुंच जाइयो, मगर नहीं। अब जल्दी कर, 9:30 बजने को आए हैं। मैं ऑलरेडी लेट हूँ यार। हिमांशु टैक्सी स्टैंड पर खड़ा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ती है। वाह, ये कितनी सुंदर है और कितनी प्यारी है। लगता है टैक्सी का इंतजार कर रही है। इतने में हिमांशु का फोन बजता है। क्या तू नहीं आ सकता? अरे यार, ये क्या कह रहा है? टैक्सी वालों ने अचानक से स्ट्राइक क्यों कर दी? ये लोग भी ना, अब मुझे पैदल ही घर जाना पड़ेगा यार। हिमांशु की बातें सुनकर प्रिया थोड़ी घबरा जाती है। सुनिए, क्या कहा आपने? टैक्सी वालों ने स्ट्राइक कर दी है? जी, अभी अभी मुझे मेरे दोस्त ने बताया। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? प्लीज। मैं जा रहा हूँ पैदल ही, और यहाँ अब कोई टैक्सी नहीं आएगी। रात भी हो रही है। आपका यूं अकेले खड़े रहना सही नहीं है। आप चाहें तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। हिमांशु की बातें सुनकर प्रिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। सॉरी, लेकिन आप घबराइए मत। मेरी शक्ल ही थोड़ी ऐसी है, पर मैं बुरा लड़का नहीं हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप मेरा आई कार्ड देख लीजिए। ये सुनकर प्रिया मुस्कुरा जाती है और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। खूब बातें होती हैं और दोस्ती हो जाती है। अगले दिन, हिमांशु, आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है। मैंने तेरे दोस्त को बोलकर छुट्टी ले ली है। आज तुझे मेरे साथ लड़की देखने जाना है। माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि अभी शादी नहीं करनी है मुझे, और मुझे लव मैरिज करनी है। बस कर, बस कर। ये लव मैरिज का भूत अपने सर से उतार दे और चुपचाप तैयार हो जा। हिमांशु के मना करने के बाद भी कुसुमलता उसे अपने साथ लड़की वालों के घर ले जाती है, जहाँ लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिया ही थी। भाई, मुझे तो हिमांशु बड़ा पसंद आया। और मुझे आपकी बिटिया। बस बच्चे आपस में बात कर लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ प्रिया बेटी। मुझे नहीं पता था कि हमारी मुलाकात यूं होगी। वैसे सच कहूँ तो मैं कल ही आपके प्यार में पड़ गया था। बस कह नहीं पाया, पर मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो ठीक है फिर। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह दोनों की शादी करवा दी जाती है और फिर ससुराल में। हाय, मेरी चांसी बहू को किसी की नजर न लगे। अच्छा प्रिया बेटा, बताओ आज तुम्हें क्या खाना है? आज पहली और आखिरी बार मेरे हाथ का खा लो, क्योंकि कल से तो रसोई का सारा कामकाज तुम्हें ही संभालना है। जैसा आप ठीक समझे मम्मी जी। और आप मेरे लिए चिकन फ्राई बना दीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हिमांशु ने बताया था कि तुम्हें चिकन फ्राई बहुत पसंद है। ठीक है, फिर आज मैं चिकन फ्राई ही बनाती हूँ। इस दिन के बाद से प्रिया रसोई में खाना बनाने लगती है और वो रोज रोज चिकन फ्राई ही बनाती है। बुरा मत मानना प्रिया, लेकिन रोज रोज ये चिकन फ्राई खा खाकर मैं तो ऊब गया हूँ। उब नहीं गए हैं, भर गए हैं। बस हुआ प्रिया बहू, ये रोज रोज चिकन फ्राई चिकन फ्राई। अगर तुझे कुछ और बनाना नहीं आता तो मुझे बोल दे, मैं सिखा दूंगी। पर अब और चिकन फ्राई नहीं खाऊंगी मैं। पर माँ जी, इसमें परेशानी क्या है? चिकन तो सेहत के लिए अच्छा होता है और कितना स्वादिष्ट भी होता है। बस बस, अब ये ज्ञान मत बांट। आज मैं कुछ हल्का बनाती हूँ। दाल चावल बना लेती हूँ। और तुझे अगर चिकन फ्राई के अलावा कुछ नहीं आता है तो कल से मुझे बोलना, मैं सिखा दूंगी। इस तरह कुसुमलता दाल चावल बनाती है, जिसे हिमांशु और कुसुमलता तो बड़े मजे लेकर खाते हैं। लेकिन प्रिया के गले से वो नीचे ही नहीं उतर रहे थे। सबके खाना खाने के बाद प्रिया चिकन फ्राई ऑर्डर करती है और अकेली बैठकर खाने लगती है। पर तभी कुसुमलता उसे देख लेती है। हे भगवान, ये तो हद ही हो गई। ये क्या तरीका है प्रिया? अब क्या तुम एक दिन भी कुछ और नहीं खा पाओगी? रोज रोज ये मांस मांस। अब तो ये चिकन देखते ही मेरा खून खौल उठता है। अच्छा होगा अपनी आदत बदल लो। पीछे खड़ा हिमांशु ये सब सुन रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। ये देखकर प्रिया को गुस्सा आता है और वो पैर पटकती हुई कमरे में चली जाती है। उसकी आंखें अचानक से लाल होने लगती हैं, मानो उनमें खून उतर आया हो। पर तभी हिमांशु वहाँ आता है। प्रिया, माँ की बातों को दिल पर मत लो। वो तो बस इसलिए कह रही थी कि रोज रोज ये सही नहीं है। हमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस के लिए थोड़ी थोड़ी हर चीज खानी चाहिए। चलो अब गुस्सा मत करो, मुस्कुरा दो। ये सुनकर प्रिया मुस्कुरा देती है। मैं क्या करूं? मैं बिना चिकन के नहीं रह सकती। मुझे चिकन फ्राई बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन कोशिश करो, और जब तक कोशिश मुकम्मल ना हो तब तक मैं तुम्हें सीक्रेटली चिकन फ्राई खिलाऊंगा, ठीक है? ये सुनकर प्रिया बहुत खुश होती है
और उस दिन से हिमांशु चुपके से चिकन फ्राई लाता है और प्रिया पूरा दिन उसी को खाकर पेट भर लेती है। बेटा हिमांशु, तुझे याद तो है ना, प्रिया का जन्मदिन आ रहा है। उसे क्या गिफ्ट देने का सोचा है तुमने? क्या बताऊं माँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोचता हूँ उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाऊं। बेचारी जब से आई है घर की 4 दीवारी में कैद है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। बाहर घूमेगी तो उसे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अगले हफ्ते ही प्रिया का जन्मदिन आता। प्रिया, ये क्या कर रही हो? इतनी रात गई, ये किस तरह की पूजा कर रही हो तुम? चलो यहाँ से। नहीं हिमांशु, अभी मेरी पूजा अधूरी है। तुम जाओ और सो जाओ। आज ये पूजा नहीं हुई तो अनर्थ हो जाएगा। हिमांशु की लाख कोशिशों के बाद भी प्रिया नहीं उठती, इसलिए हिमांशु कुसुमलता को बुलाकर लाता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, तेज आंधी तूफान चलने लगता है और एक विशाल पिशाच प्रिया के सामने आ खड़ा होता है। तो यहाँ छुपी है तू। आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। अब कहाँ बचकर जाएगी? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू क्या मुझे नहीं छोड़ेगा? आज तो मैं तेरा खात्मा करूंगी, शैतान पिशाच। इतना कहते ही प्रिया अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और पिशाच के साथ अपनी शक्तियों से लड़ने लगती है। लेकिन पिशाच पर उसका हर वार फेल हो रहा था। बाबा, अब तुम मेरी मदद को आओ, वरना आज फिर ये पिशाच जीत जाएगा। प्रिया कुछ मंत्र बड़बड़ाती है और एक बूढ़ा पिशाच वहां आ जाता है, जो प्रिया के बाबा सुरेंद्र ही थे। इसके बाद ये दोनों उस पिशाच पर वार करते हैं। अब रात के 3 बज चुके थे। प्रिया और बूढ़े पिशाच की शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थीं, इसलिए वो उस पिशाच का अंत कर देते हैं और प्रिया और सुरेंद्र वापस इंसानी रूप में आ जाते हैं। ये सब क्या है? तुम इंसान नहीं चुड़ैल हो। अब समझ आया, तुम रोज रोज चिकन फ्राई क्यों खाती थी। आप लोग डरिए नहीं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। दरअसल ये पिशाच प्रिया के पीछे पड़ा था। इसने मेरी पत्नी को भी मार दिया। मुझे प्रिया को 25 साल होने तक कहीं छुपाना था, ताकि शक्तियां मिलने पर वो उस पिशाच का अंत कर सके। इसलिए मैं उसे लेकर यहाँ इंसानों के बीच आ गया। पर अब हमारे जाने का समय आ गया है। रुको बाबा, माँ जी, हिमांशु जी, आप दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं जानती हूँ आपको मैंने धोखे में रखा, पर मेरी मजबूरी थी। और हिमांशु जी तो इतने अच्छे हैं कि इनकी अच्छाई के चलते मैं इनकी तरफ खिंची चली आई। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, पर अब मुझे आज्ञा दीजिए। दिल तो नहीं कहता, लेकिन ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, इसलिए तुम जाओ और हमेशा खुश रहो। हाँ, हमेशा खुश रहो, और कोई गिला शिकवा हो तो माफ करना। नहीं नहीं माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? अच्छा, मैं चलती हूँ, लेकिन अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो बस एक आवाज दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगी। इस तरह आंखों में आंसू लिए प्रिया अपने बाबा के साथ अपनी दुनिया में चली जाती है। यहाँ कुसुमलता और हिमांशु भी उसे याद करते हैं, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। अरे गांव की गवार, क्या अब खाना बनाना भी नहीं आता तुम्हें? मेरी तो पूरी जिंदगी ही खराब हो गई है। समझ में नहीं आता तुमसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। अरे बेटा गोपाल, क्यों इतना उल्टा सीधा बोल रहा है बहू को? क्या किया है इसने? आपसे एक काम करने को कहा था मैंने, इसे खाना बनाना सिखाओ, लेकिन ये कड़ी चावल खाकर देखो, अरे इतने बुरे हैं कि क्या ही कहूँ। लेकिन मैंने भी यही कड़ी चावल खाए हैं, ये तो बहुत अच्छे बने हैं सच में। आप तो तारीफ करेंगे ही ना, आपकी पसंद से जो आई है ये। अरे ऐसा कीजिए, आप ही रहिए इस गवार के साथ। मैं अब इसके साथ और नहीं रह सकता, जा रहा हूँ यहाँ से मैं हमेशा हमेशा के लिए। माँ जी, इन्हें रोकिए। जाने दे उसे, शाम को आ जाएगा, ऑफिस गया है, कहीं नहीं जाएगा। कुसुम ने सीमा और गोपाल की अरेंज मैरिज करवाई थी। सीमा गांव से थी, इसलिए गोपाल उसे जरा भी पसंद नहीं करता था। आज भी वो रोज की तरह सीमा को ताना मारकर ऑफिस जाता है और देर रात तक घर नहीं लौटता। माँ जी देखिए, 10 बज रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब तो मेरा भी जी घबरा रहा है, ना जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा। कुसुम गोपाल को फोन लगाती है। क्या है माँ? कहाँ हो बेटा? घर नहीं आए अभी तक? कहा था ना, अब मैं कभी घर नहीं आऊंगा। अरे तुम रहो अपनी उस गवार बहू के साथ, मैं हिना के साथ रहना चाहता हूँ और हम दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले हैं। डिवोर्स के पेपर्स भेज दूंगा, कह देना अपनी उस गवार बहू से उन पर अंगूठा लगा दे। इतना कहकर गोपाल फोन काट देता है। इधर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? तू रो मत बहू,
मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। पर तू हिम्मत मत हार, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है। जितनी भी सेविंग्स थी वो अब खत्म हो रही थी। महीने का अंत होते ही मकान मालिक भी किराया मांगने आता है और पैसे न देने पर कुसुम और सीमा को घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी दोनों शहर से दूर एक गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में पनाह लेती हैं। माँ जी, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे साथ साथ आपको भी यूँ दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और इस तरीके से भटकना पड़ रहा है। पर अब लगता है मुझे कोई काम ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास अब सिर्फ ये थोड़े से ही पैसे हैं, 1-2 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे। बहुत भूख लगी है, पहले जा कुछ खाने को ले आ। सीमा तुरंत दुकान पर जाती है और बेसन चावल ले आती है, साथ में कुछ जरूरी सामान भी, ताकि खाना बना सके। और बढ़िया से कड़ी चावल अपनी सास को खिलाती है। सीमा, तेरे हाथों में जादू है, खासकर कड़ी चावल। ये तो तू बहुत अच्छे बनाती है। मैंने रास्ते में देखा था, गांव के ही चौराहे पर एक आदमी कड़ी चावल बेच रहा था। उसकी दुकान पर बहुत भीड़ थी। क्यों ना तू भी कड़ी चावल का ठेला लगा ले। कह तो आप सही रही हैं माँ जी, लेकिन ये पैसे अगर मैं इन सब में लगा देती हूँ तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी, और अगर ठेला नहीं चला तो। तू चिंता क्यों करती है, ईश्वर है ना, वो सब संभाल लेगा। तू ऐसा कर, कल से ही काम शुरू कर। कुसुम के कहने पर सीमा अगले दिन से ही कड़ी चावल बनाने के लिए ठेला और जरूरी सामान ले आती है और घर के नजदीक ही कड़ी चावल बेचना शुरू कर देती है, जिसमें कुसुम भी उसकी मदद करने लगती है। अरे वाह बहन जी, कड़ी चावल तो बहुत अच्छे हैं, 1 प्लेट और लगा दीजिए जरा। देखा, ग्राहक आ रहे हैं और तेरे हाथ के कड़ी चावल की तारीफ भी कर रहे हैं। सीमा के ठेले पर 2-4 ग्राहक आते हैं, लेकिन फिर शाम तक वो खाली बैठी रहती है। माँ जी, आज तो बहुत कम कड़ी चावल बिके, ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत नुकसान होगा। तू हिम्मत क्यों हारती है, अभी तो पहला दिन था, धीरे धीरे ग्राहक भी बढ़ जाएंगे। अगले कुछ दिनों तक सीमा की दुकान हल्की फुल्की ही चल रही थी कि एक दिन उसकी दुकान पर एक इन्फ्लुएंसर आता है। हेलो मैम, मेरा नाम राहुल है। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और फूड व्लॉगिंग करता हूँ। आप वही है ना जो फोन पर अलग अलग खाने की तारीफ करते हैं? जी हाँ, वही हूँ। और आज मैं इस गांव में भी कुछ एक्सप्लोर करने आया था कि तभी आपके कढ़ी चावल की खुशबू सूंघी। बहुत ही लाजवाब है। क्या मैं आपके और आपके कढ़ी चावल की वीडियो बना सकता हूँ? लेकिन इससे क्या होगा? मैम, आपको फायदा ही फायदा होगा। लोग आपके कढ़ी चावल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे और हो सकता है कि आपके कढ़ी चावल पूरे देश में फेमस हो जाए, क्योंकि मुझे करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। राहुल के समझाने पर सीमा वीडियो बनवाने के लिए राजी हो जाती है। वीडियो तो बन गई। अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ सलाह दूं? जी कहिए। आपने अपने ठेले को थोड़ा सजाइए, इसे थोड़ा लुक दीजिए। वो क्या है ना, आजकल की दुनिया का उसूल है, जो दिखता है वही बिकता है, यानी कि लोग उसी के पीछे भागते हैं। इसलिए अपने ठेले को जितना हाईलाइट हो सके उतना सुंदर बनाइए। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी तो मेरा ठेला भी मुश्किल से ही चल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। राहुल तुरंत सीमा के ठेले को अच्छा लुक देता है, आसपास लोगों के बैठने की व्यवस्था भी करता है। वहीं सीमा की कड़ी चावल वाली वीडियो भी खूब देखी जा रही थी। देखते ही देखते सीमा के ठेले पर कड़ी चावल खाने वालों की लाइन लग जाती है। एक साथ इतने ग्राहक? हाँ माँ जी, जल्दी जल्दी काम करना होगा वरना ग्राहक लौट जाएंगे। राहुल भी सीमा की मदद करता है और कुसुम भी। तीनों जल्दी जल्दी गांव वालों को कड़ी चावल देते हैं और हर कोई सीमा के हाथ के कड़ी चावल खाकर उसकी जमकर तारीफ करता है। राहुल, तुम्हारे वीडियो और आइडिया ने तो कमाल ही कर दिया। नहीं तो क्या, वरना तो मेरी बहू के इतने अच्छे कड़ी चावल भी ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। तुमने तो आते ही जादू कर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। माँ जी, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि टैलेंट के साथ थोड़ा शो ऑफ अगर हो जाए तो दुनिया मुट्ठी में की जा सकती है। अब से सीमा के ठेले पर गांव ही नहीं बल्कि शहर से भी लोग आने लगते हैं। सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर भी उसके कड़ी चावल को प्रमोट करते हैं। जल्द ही टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह सीमा के कड़ी चावल फेमस हो जाते हैं और वो एक बड़ा सा घर और रेस्टोरेंट खोल लेती है। इसी बीच एक दिन गोपाल आता है। माँ, मैंने सीमा की वीडियोस देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ चला आया। मैं तुम दोनों को ढूंढते हुए अपने घर भी गया था,
लेकिन वहाँ पता चला कि तुमने घर छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं था बेटा, पैसा ना होने के कारण हमें निकाल दिया गया था। तूने तो एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि तेरी बूढ़ी माँ और तेरी पत्नी कैसे रहेगी, लेकिन उस बेचारी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैं जानता हूँ माँ, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे माफ कर दो। सीमा से दूर रहकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने किसे छोड़ दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बहू नहीं, बेटी सीमा की शादी राहुल से करवाऊंगी, जिसने उसके बुरे समय में उसका पूरा पूरा साथ दिया। गोपाल को जब राहुल के बारे में पता चलता है तो वो भी सीमा की खुशी के लिए यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सीमा आती है। माँ जी, राहुल सिर्फ मेरा दोस्त है। हाँ, उसने मेरा साथ दिया, लेकिन मैंने हमेशा से गोपाल को ही अपने पति के रूप में माना है और मुझे खुशी है कि इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और आज ये हमारे पास वापस लौट कर आए हैं। मुझे माफ कर दो सीमा, मैंने तुम्हें गवार कहा, लेकिन तुम तो महान हो, मुझसे ही तुम्हें समझने में गलती हो गई। सीमा तुरंत गोपाल को माफ कर देती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। भानु गांव में अपनी पत्नी रेखा और बेटी भूमि के साथ रहा करता था। भानु का छोटा सा चाय का ठेला था, जबकि रेखा घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी। भूमि 10वीं की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। एक दिन माँ बेटी दोनों घर में बैठी ही थी कि तभी गांव वाले भानु को उठाकर ले जाते हैं। हाय राम, क्या हुआ इन्हें? आप ठीक तो हैं? हे भगवान, क्या हो गया? रेखा भाभी, भानु भैया दुकान पर खड़े चाय बना रहे थे कि तभी अचानक से वो गिर पड़े। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मैं वहीं पे था, तो वक्त रहते इन्हें यहाँ ले आया। मुझे तो लगता है कि इन्हें लकवा मार गया है। रेखा तुरंत गांव के एकमात्र डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती है। वो भानु को चेक करता है। रेखा बहन, भानु को लकवा मार गया है, अब उसका शरीर किसी काम का नहीं है। भानु की गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। वो बिस्तर पर पड़ा डॉक्टर और परिवार की सभी बातें सुन रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। ये क्या हो गया? अब हमारा क्या होगा? माँ, चिंता मत करो, बाबा ठीक हो जाएंगे, तुम रो मत। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। रेखा भी कई दिनों से काम पर नहीं गई थी, जिस वजह से घर में पैसे, राशन सब खत्म होने आया था। ये देख रेखा घर के आंगन में बैठी रोने लगती है। माँ, आप रोती क्यों हो? भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, आप चिंता मत करो। हम बाबा का चाय का ठेला दोबारा लगाएंगे और घर खर्च के साथ साथ बाबा का इलाज भी करवाएंगे। तू जो सोच रही है वो इतना आसान नहीं है, और फिर तेरी परीक्षा भी तो है। परीक्षा में अभी समय है, मैं पढ़ लूंगी, और वैसे भी बाबा की दवाइयों और घर खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना, इसलिए हम कल से बाबा का चाय का ठेला जरूर शुरू करेंगे। रेखा भी भूमि की बात मान लेती है और दोनों माँ बेटी अगले ही दिन भानु का ठेला लेकर बाजार पहुँचती हैं। वो घंटों तक इंतजार करती है, लेकिन चाय पीने कोई नहीं आता। मुझे नहीं लगता कोई चाय पीने आएगा। ऐसी बात नहीं है माँ, वो हमने बहुत दिनों बाद ठेला खोला है ना, और ये ठेला भी तो कितना पुराना और गंदा सा हो गया है। मैं इसे कल अच्छी तरह से सजा दूंगी, और हाँ, हम ये प्लास्टिक के कप नहीं, कुल्हड़ में चाय देंगे। आखिरकार शाम भी हो जाती है, लेकिन रेखा की एक भी चाय नहीं बिकती। वो निराश थी, पर भूमि पूरी रात ठेले को सजाने में लगा देती है। अगली ही सुबह वो कुमार से उधार कुल्हड़ भी ले आती है। अगले दिन हल्की हल्की बारिश भी होने लगती है। वाह बारिश, माँ आज तो हमारी चाय जरूर बिकेगी, क्योंकि बारिश में चाय पीने का मजा ही अलग आता है। तेरे मुंह में घी शक्कर, काश जैसा तू कह रही है वैसा ही हो, वरना आज भूखे सोने की नौबत आ जाएगी। रेखा और भूमि एक बार फिर अपने ठेले को लेकर बाजार पहुंचती हैं। कुल्हड़ वाली चाय ले लो, रेखा के हाथ की गर्मा गर्म चाय। रेखा की आवाज सुनकर कुछ लोग उसके ठेले पर आते हैं। अरे वाह, भीनी भीनी बारिश में कुल्हड़ वाली चाय बना दो बहन जी, अब फटाफट 2 कुल्हड़ वाली चाय बना दो। रेखा के हाथ की चाय पीकर ग्राहक उसकी तारीफ करते नहीं थकता। वाह, मजा आ गया, कसम से ऐसी कुल्हड़ वाली चाय मैंने आज तक नहीं पी। अरे आपके हाथों में जादू है, अब से मैं रोज यहाँ पे चाय पीने आऊँगा। सुबह से दोपहर हो जाती है और रेखा की खूब बिक्री होती है। इतने में 2 लोग रेखा के ठेले पर आते हैं और भूमि को अजीब तरह से घूरना शुरू कर देते हैं। रेखा जब ये बात नोटिस करती है
तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उन्हें फटकार कर वहाँ से भगा देती है और शाम होते ही दोनों घर चली आती हैं। भूमि, आज के बाद मैं अकेले ही ठेला लगाऊंगी, तुझे मेरे साथ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर माँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए जाती हूँ ना। नहीं मेरी बेटी, अब तू जवान हो रही है, यूँ ठेले पर तुझे ले जाना ठीक नहीं है, इसलिए अब से तू पढ़ाई पर ध्यान देगी। बाकी सब ये तेरी कुल्हड़ चाय वाली माँ संभाल लेगी। और फिर यहाँ तेरे बाबा का ध्यान रखने के लिए भी तो किसी का होना जरूरी है ना, इसलिए अब से तू पढ़ाई कर और अपने बाबा का ध्यान रख। इस तरह रेखा रोज सवेरे अकेले ही कुल्हड़ वाली चाय बेचने निकल पड़ती है। धीरे धीरे उसकी खूब बिक्री होने लगती है। समय बदलता है और अब भूमि ने 12वीं की परीक्षा भी पास कर ली थी। माँ, ओ माँ, मेरी माँ, ये देखो तो, मैंने मना किया है ना, तुझे ठेले पर नहीं आना है। हाँ, पर मुझसे रहा ही नहीं गया। देखो तुम्हारी बेटी पूरे स्कूल में अव्वल नंबरों से पास हुई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। चल मिठाई लेकर घर चलते हैं। घर पहुँचते ही दोनों ये खबर भानु को देती हैं। वो बेचारा कुछ बोल तो नहीं पाया, लेकिन पलक झपकाकर उसने अपनी बेटी को आशीर्वाद जरूर दिया। भूमि बेटा, अब कुल्हड़ वाली चाय बेचकर अच्छी आमदनी होने लगी है। तेरी परीक्षा भी हो गई है, बाबा का इलाज भी चल रहा है, पर इन्हें शहर लेकर जाना है और उसके लिए हमें ज्यादा पैसे चाहिए। आप चिंता मत करो माँ, मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया है। अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर पाऊंगी और फिर अपने बाबा का इलाज खुद ही कर दूंगी। सिर्फ बाबा ही नहीं, बाबा जैसे हर गरीब का इलाज करूंगी। रेखा भूमि की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। किस्मत से भूमि को स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसका शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। भूमि दिन रात एक करके खूब मेहनत से पढ़ाई करती है। इधर गांव में रेखा आज भी कुल्हड़ वाली चाय बेचती है और भानु का भी ध्यान रखती है। पर एक दिन, रेखा बहन, मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ, तुम्हारे जितनी मेहनती औरत मैंने कभी नहीं देखी। सालों से अपने पति का इलाज भी करवा रही हो और अपनी बेटी को शहर में पढ़ा भी रही हो। मेरी बेटी को तो बस मैं खर्चे के लिए पैसे देती हूँ, बाकी उसने अपनी मेहनत से सब कुछ किया है और इनका इलाज तो अभी मुझे शहर जाकर करवाना है ताकि ये जल्दी ठीक हो जाएं। असल में मैं भी यहाँ पर यही कहने आया था। वैसे तो इनकी हालत ठीक है, लेकिन अब इनको अच्छे इलाज की जरूरत है और ये जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा है, वरना फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर की बातें रेखा को परेशान कर जाती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि कुल्हड़ वाली चाय बेचकर वो भानु का शहर में इलाज कैसे करवा पाएगी। और कुछ दिनों से भूमि की भी कोई चिट्ठी नहीं आई थी। इसी उधेड़-बुन में वो ठेला लेकर चाय बेचने जाती है, जहाँ एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई थी। लगता है आज कोई बड़े साहब मेरी कुल्हड़ वाली चाय पीने आए हैं, जल्दी से ठेला लगा लेती हूँ। इससे पहले कि रेखा ठेला लगाती, गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से खूबसूरत सी लड़की बाहर निकलती है, जो कोई और नहीं भूमि ही थी। माँ, पहचानो अपनी भूमि को। आपकी दुआ और मेहनत का नतीजा है जो मैं एक बड़ी डॉक्टर बन पाई हूँ। अब से आपको ये ठेला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरी माँ आराम करेगी और उसकी बेटी नहीं बेटा काम करेगा। रेखा भूमि को इस रूप में देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो कुल्हड़ वाली चाय बेचना जारी रखती है, क्योंकि इसी कुल्हड़ वाली चाय ने उसे बुरे वक्त में सहारा दिया था। भूमि भी रेखा की बात से इत्तेफाक रखती है और अपने बाबा का इलाज करती है। कुछ ही महीनों में भानु एकदम ठीक हो जाता है। अब भूमि गांव में एक क्लिनिक चलाती है और रेखा भानु मिलकर कुल्हड़ वाली चाय का ठेला लगाते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।